गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 जो है चैप्टर नंबर 12 जो है वो फिनिश कर दिया था। अब हम लोग जो है आगे चल रहे हैं। अब नया चैप्टर जो हमको चालू करना है वो है चैप्टर नंबर 7 थैलीमाइड देखा था लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो थोड़ा सा थियरिटिकल है, मतलब कि इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं होता है। आप लोगों को मुझे बस रीड करके जो है बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होता है बस। तो आपके लिए थोड़ी नई नई जानकारी होगी इसमें, और वो नई नई जानकारी होंगी इसका मतलब ये होगा कि पुरानी जानकारी थोड़ा थोड़ा डिलीट होता जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि पुराना डिलीट ना हो और नया जो है ऐड होता जाए। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादातर जो है छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थियरी भी आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरियाँ आती हैं, ज़्यादा पूछते नहीं हैं इसमें से। और इसमें से बोर्ड वालों ने कुछ कम किया है, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 P ब्लॉक के तत्व। हम लोग कक्षा नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने P ब्लॉक के तत्व देखे थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने जो है वो आधे ही जो है समूह देखे थे। जैसे समूह नंबर 15 या वर्ग नंबर 13 और 14 ही हम लोगों ने देखा था। और मैंने उस वक्त कहा भी था कि आधा चैप्टर है, आधा चैप्टर आप लोगों को 12वीं में पढ़ना होगा। मतलब कि जो समूह रह गए हैं 15 से 18, वो 15 से 18 समूह हम लोगों को यहाँ पर 12वीं कक्षा में पढ़ने हैं। तो P ब्लॉक के अंदर वर्ग नंबर 13 से 15 तक के जो है होते हैं, 13 से 18 तक, ठीक है ना। अब इनकी बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में जाता है, इसीलिए ये सारे तत्व P ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समूह नंबर 13 और 14 तो 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब 12वीं कक्षा में जो है हम लोग देख रहे हैं। तो टॉपिक नंबर है 7.1 वर्ग 15 के तत्व। अब वर्ग 15 के तत्वों में कौन से तत्व हैं हमारे पास? भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एवं मास्कोवियम। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित होते हैं। मतलब कि हम लोग जाते हैं ऊपर से नीचे अधात्विक से धात्विक की तरफ, और उसमें उपधात्विक भी आते हैं। नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु हैं, बिस्मथ और मास्कोवियम वो जो हैं आपके धातु हैं। तो अधात्विक से कहाँ की तरफ जाते हैं? धात्विक की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 7.1.2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। NP3 क्यों हुआ? क्योंकि 15वें तत्व है, 15वें समूह। 15वें समूह का मतलब बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन। इन तत्वों की S कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरी होती है, जबकि P कक्षक जो है अर्धभरित होती है। अर्धभरित कैसे हुई? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होने से एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात ये क्या है? अर्धभरित है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को 11वीं कक्षा में सिखाया था। जैसे अभरित, अपूरित, अपूरित, अर्धपूरित, अपूरित, अपूरित, पूर्णपूरित, ठीक है ना। जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब ये जो है ना अर्धपूर्ण भरा हुआ हो या पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, तो वो तत्व क्या हो जाता है? स्थायी। तो इस तरह से ये अर्धपूर्ण होने की वजह से ये स्थायी है। 7.1.3
परमाणु एवं आयनीय त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनीय त्रिज्या वर्ग में नीचे से नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनीय त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। 11वीं कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। हालांकि आर्सेनिक और बिस्मथ तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। यह भारी सदस्यों में पूर्ण भरे डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनीय त्रिज्या बढ़ती है। 7.1.4 आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं आयतन बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी नाभिक से दूर व्यवस्थित हो रहा है और ऐसा दूर वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति आकर्षित नहीं कर पाता, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन सरलता से दूर हो सकता है। अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम है, अर्थात आयनन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु के आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है, अर्थात आयनीकरण एंथैल्पी घटेगी। चलो नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता भी आकार के साथ संलग्न है, आयतन के साथ। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं आयतन बढ़ रहा है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का आयतन के साथ, ठीक है ना, या आकार के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। रासायनिक गुण, तो ये समूह नंबर 15 है, उनके रासायनिक गुण क्या होंगे? उनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं। कौन से हैं पहले देख रहे हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा इनकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ। कितना लंबा लंबा लिखा था। चलो, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनकी क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 हो सकती हैं, +3 हो सकती हैं तथा +5 हो सकती हैं, ठीक है। उस संजोगानुसार सामने कैसा विद्युत ऋणात्मकता तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके मुताबिक होता है। आकार तथा धातु लक्षण में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। मतलब कि शुरुआत के जो तत्व होंगे वो -3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताएंगे। वास्तव में वर्ग का अंतिम सदस्य बिस्मथ माइनस ऑक्सीकरण अवस्था में शायद ही कोई यौगिक बनाता है। मतलब कि नीचे -3 जो है वो घटता जा रहा है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, अर्थात ऊपर -3 होगा या तो +5 होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। +3 तो कभी कभी देखने को मिलेगी। देखते हैं उसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो ही हम लोगों को समझ में आएगा। बिस्मथ 5 का एकमात्र अभिलक्षण यौगिक है ये वाला, तो भाई बिस्मथ F5 है। देखो पहला जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है नेगेटिव होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि फ्लोरीन की सभी तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, इसलिए फ्लोरीन किसी के भी साथ होगा वो दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, फ्लोरीन तो खुद माइनस ही होने वाला है। अब ये 5 है तो 5 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, तो ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आगे चल के Bi बिस्मथ 1 है और फ्लोरीन जो है 5 है। अर्थात बिस्मथ यहाँ पर जो है वो 5 + 5 संयोजकता रख रहा है इस उदाहरण में। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 की जो है बनाने की क्षमता कम होती जाती है, जबकि -+3 बनाने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। तो नीचे जाने पर +3 जो है वो ज़्यादा बनाएगा।
+5 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है। यद्यपि यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हैलोजन के साथ यौगिक नहीं बनाती, क्योंकि इसमें डी कक्षक उपलब्ध नहीं है जिसमें यह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध बना सके। ठीक है ना, 5 +5 जो है वो नहीं हो सकता, +4 तक हो सकता है क्योंकि उसके पास डी कक्षक नहीं होती है। फॉस्फोरस भी कुछ ऑक्सो एसिड के अंदर +5 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति अम्ल विलयन के असमानुपातन की होती है। उदाहरण के लिए इसी प्रकार फॉस्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों +5 और ±3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित हो जाती है। हालांकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था असमानुपातन के संदर्भ में बहुत अधिक स्थायी पाई जाती है। तो ऊपर के जो तत्व हैं वो सारे +5 या तो +3 -3 जो है दोनों बनाते हैं, +5 और -3, लेकिन नीचे के जो तत्व हैं वो सारे +3 बनाते हैं। नीचे के तत्व मतलब बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर से नीचे की तरफ में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हो गया। नाइट्रोजन की अधिकतम, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तीनों के तीनों +3 ऑक्सीडेशन अवस्था रखते हैं, +3। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 ही हो सकती है क्योंकि केवल 4 कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध हैं। भारी तत्वों में बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना संयोजकता बना सकती है? 4। उससे ज़्यादा बना सकती है? नहीं, क्योंकि भारी तत्व, और दूसरा भारी तत्वों में बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक होती है जो बंधन के लिए उपयोग की जा सकती है, अतः उनकी संयोजकता बढ़ा देते हैं। तो फॉस्फोरस जो है वो यहाँ पर उदाहरण दिया गया PF6-। तो फॉस्फोरस जो है बना सकता है, 5 बना सकते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन नहीं बना सकता क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो धातु है और नाइट्रोजन जो है वो अधातु है। धातु अधातु की यहाँ पर जो है वो बात नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो बना सकता है। अब ये नाइट्रोजन जो है वो सबसे अलग गुणधर्म क्यों रख रहा है, तो वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन का असामान्य गुण, नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयरन एंथैल्पी एवं डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं, आकार बढ़ता जाता है, अर्थात इन 5 की तुलना करो तो सबसे छोटा आकार नाइट्रोजन का है। छोटा आकार होने की वजह से विद्युत ऋणता अधिक होगी, आयरन एंथैल्पी अधिक होगी, डी कक्षक वहाँ पर होगा नहीं, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो अन्य तत्वों से अलग होता है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ व छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ पी पाई बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। तो वो खुद जो है खुद के साथ जुड़ सकता है, छोटे आकार वाले तत्वों के साथ जुड़ सकता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, और वो बनाता है पी पाई आबंध। इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते। इस प्रकार नाइट्रोजन 2 परमाणु के बीच एक त्रिबंध, एक सिग्मा और 2 पाई आबंध के साथ एक द्विपरमाणु अणु के रूप में भी पाया जाता है। मतलब कि नाइट्रोजन अणु के रूप में है जिसमें दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, एक सिग्मा और 2 पाई, और अन्य तत्व बनाते नहीं हैं। पी पाई बॉन्ड बनाएंगे नहीं। परिणाम स्वरूप इनकी बंध एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, क्योंकि जैसे जैसे आबंध कोटि ज़्यादा मतलब कि आबंध क्रमांक ज़्यादा मतलब कि आबंधों की संख्या ज़्यादा, अर्थात उनकी बंध एंथैल्पी भी ज़्यादा।
इसके विपरीत फॉस्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी वो जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जबकि बिस्मथ तात्विक तत्व में धात्विक बंध बनाता है, तात्विक नहीं धात्विक, ठीक है ना। बिस्मथ जो है तो धात्विक अवस्था में धात्विक बंध बनाता है। एक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एक फॉस्फोरस बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल होता है क्योंकि इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंगे तो वो फॉस्फोरस की तुलना में जो है वह दुर्बल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? ये बॉन्ड दुर्बल होगा क्योंकि इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों से उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है। परिणामतः नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति दुर्बल होती है। इसके संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति दूसरा कारक है जो इसके रसायन को प्रभावित करता है। इसकी सह संयोजकता केवल 4 तक ही सीमित रहने के अलावा नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 4, वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। दूसरा, वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता नहीं है जैसा कि भारी तत्व करते हैं। उदाहरण रूप से R3PO, R3PH डबल बॉन्ड, CH2 फॉस्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ भी डी पाई बंध बना सकते हैं जब उनके इस तरह जैसे यौगिक लिगेंडों के रूप में भी कार्य करते हैं। लिगेंड क्या होते हैं वो जो है हम लोगों को देखेंगे। चलो, अब है हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। अब हम लोगों की रासायनिक गुण के लिए रासायनिक जो है वो प्रक्रियाएं समझने का वक्त आ गया है कि समूह नंबर 15 के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे प्रक्रिया करते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं जहां E नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। मतलब कि 15 के तत्वों को E नाम दिया गया है। E इक्वल्स टू नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, ठीक है, और देन बिस्मथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़कर EH3 बनाते हैं, अर्थात कि इन सभी के लिए उनकी ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी होगी? 3 होगी। इनके हाइड्राइडों के कुछ गुण सारणी में दिए गए हैं। सारणी 7.2 में आप लोग देख सकते हो, गलनांक, क्वथनांक वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। हाइड्राइड उनके गुणों में नियमित क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। हाइड्राइडों का स्थायित्व NH3 से BiH3 तक घटता है। तो स्थायित्व जो है वो कैसा हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो सबसे अधिक स्थायित्व कौन है, किसका है? एमोनिया का है, NH3 का है। उनका स्थायित्व घटता है जो कि उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी से प्रेक्षित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप हाइड्राइडों का अपचायी गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर हाइड्राइडों का अपचयी गुण बढ़ता है, मतलब कि सामने वाले का अपचयन करने के लिए हम लोग इसको अपचयन कारक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपचायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एमोनिया केवल एक मृदु अपचायक है जबकि BiH3 प्रबलतम अपचायक है। तो ये अपचायी गुण जो है NH3 में कम है जबकि BiH3 में प्रबल है। क्षारकता भी इसी प्रकार क्रम में घटती है। NH3 सबसे अधिक क्षारक है, उसके बाद सबकी क्षारकता कम होती जा रही है। एंटीमनी और बिस्मथ की क्षारकता लगभग समान होती है। नाइट्रोजन की उच्च विद्युदात्मकता तथा छोटे आकार के कारण एमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आबंध बनाती है। एमोनिया कैसा होता है? तो एमोनिया ठोस और होता है
ठोस होता है, और द्रव अवस्था में तो हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। यही कारण है कि इसके गलनांक और कथनांक pH 3 से अधिक होते हैं। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। ये सभी तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड देखते हैं, E2O3 तथा E2O5। तो इसमें मुझे बताओ कि E की ऑक्सीडेशन अवस्था, इस E को ऑक्सीडेशन अवस्था क्या हुई थी? इसकी 3 होगी और इसकी +5 होगी। तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का अम्लीय गुणधर्म निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से जो है वो अधिक होता है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अम्लीय गुण घटता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतया अम्लीय होते हैं। नाइट्रोजन और अगर फॉस्फोरस लिया जाए और उसका ऑक्साइड लिया जाए तो उनके ऑक्साइड पूर्ण रूप से अम्लीय होते हैं। जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के ऑक्साइड उभय गुणधर्मी होते हैं और बिस्मथ के ऑक्साइड प्रबल बेसिक होते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी और बिस्मथ की ऑक्साइड क्षारीय मतलब बेसिक होते हैं। तीसरा, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। इन तत्वों के अभिक्रियाओं में हैलाइडों की दो श्रेणियां हैं, EX3 EX5। इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था +3 हुई, इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था +5 हुई। नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन जो है अगर उसके लिए NX3 बनाए और NX5 बनाने की कोशिश करें तो NX5 नहीं बनेगा, जबकि NX3 जो है वो बन जाएगा क्योंकि उसमें डी कक्षक नहीं है। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राइहेलाइड स्थायी हैं। पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइडों की अपेक्षा अधिक ट्राइहेलाइडों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी हैं। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राइहेलाइड स्थायी होते हैं। इस तथ्य का कारण है कि पेंटाहेलाइड में +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, जबकि ट्राइहेलाइड में +3। क्योंकि तत्वों की ध्रुवण क्षमता +3 ऑक्सीडेशन अवस्था की तुलना में +5 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होती है, अतः पेंटाहेलाइडों में सहसंयोजन गुण अधिक होता है। तो पेंटाहेलाइड के अंदर सहसंयोजक गुण देखने को मिलेगा, परंतु इसमें नहीं, मतलब अधिक होगा, इसमें कम होगा, EX3 में कम होगा। नाइट्रोजन के लिए केवल NF3 ही स्थायी है। BiF3 मतलब बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड के अतिरिक्त सभी ट्राइहेलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो BiF3 सहसंयोजी प्रकृति वाले नहीं हैं। और नाइट्रोजन में हैलोजन के साथ अगर प्रक्रिया करें तो NF3 ही स्थायी है, जबकि NCl3, NBr3, NI3 ये सारे जो है अस्थायी होंगे। चलो लास्ट बाकी रह गया है धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीडेशन अवस्था रखते हैं। क्योंकि जब जैसे नाइट्रोजन है और उसका सामना कैल्शियम के साथ होता है
तो कैल्शियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। कैल्शियम की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होगी, इसलिए कैल्शियम प्लस हो जाएगा, नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा। तो Ca3N2 मिलेगा। उसका मतलब कैल्शियम तो +2 हुआ परंतु नाइट्रोजन तो -3 हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से और भी उदाहरण हैं कि अगर हम लोग Ca3P2 लिखें तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन अवस्था +3 हो जाएगी। तो उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि अगर हम लोग इस 15वें समूह के तत्वों के साथ अगर धातु तत्व लेते हैं तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से इन सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन अवस्था -3 हो जाती है। तो ये थे आप लोगों के रासायनिक गुण, और उसके मुताबिक जो है उदाहरण 7.1 और 7.2 आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मुझे जो है ठीक है, चलो ओके।